नमस्कार, जय माँ करणी आप सभी को। हमने स्वर संधि के सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए थे और आज हम व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि में नियम थोड़े अलग होते हैं स्वर संधि के बजाय। तो जैसे-जैसे हम उनको पढ़ेंगे वैसे-वैसे हमको समझ में आता जाएगा। प्रैक्टिस करने से थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या है, नियम सीधे होते हैं। जैसे हिंदी में तो हम सीधे डायरेक्ट ही पढ़ते हैं, संस्कृत में सूत्र होते हैं, लेकिन हिंदी में उन सूत्रों को ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि सूत्र होते हैं ना, अपने स्वर संधि में सूत्र होते हैं ना, आ प्लस वैसे नहीं है, थोड़े अलग टाइप के नियम हैं। तो उनको हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि व्यंजन संधि की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, हर संधि में एक प्लस का निशान होता है और एक शब्द प्लस के इस तरफ होता है, एक शब्द प्लस के इस तरफ होता है, यानी एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो देखिए, प्लस के लेफ्ट में भी व्यंजन होगा, राइट में भी व्यंजन होगा। व्यंजन आप समझते हैं ना, क ख ग घ ड़ से लेकर क्षत्र ज्ञ तक ये व्यंजन कहलाते हैं और अ आ इ ई ये स्वर कहलाते हैं। तो या तो प्लस के दोनों तरफ व्यंजन होंगे, या प्लस के एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, या प्लस के पहले स्वर बाद में व्यंजन। यानी कि या तो पहले व्यंजन होगा या पहले स्वर होगा और एक तरफ, यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है। जैसे इस पहले नियम में देखिए, दोनों तरफ व्यंजन, दूसरे नियम में प्लस से पहले व्यंजन और तीसरे नियम में प्लस के बाद व्यंजन। वैसे ये व्यंजन संधि का नियम नहीं है, ये व्यंजन संधि की पहचान करने का तरीका है कि कभी भी आपको मान लो पहचान करनी पड़े कौन सी संधि है, तो आप इस तरह से भी इसको पहचान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्ग क्या होता है। जब हम व्यंजन पढ़ते हैं ना, तो जैसे क ख ग घ ड़ पढ़ रहे हैं, च छ ज झ य पढ़ रहे हैं, त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। तो इसका जो पहला अक्षर होता है वो इसका लीडर माना जाता है और उसके बाकी जो भी उसकी सेना या सेनापति हो, वो बाकी सारे अक्षर वर्ण माने जाते हैं। तो वर्ण क्या होता है, वर्ग क्या होता है। वर्ग यानी कि समूह। क का समूह क्या है, क ख ग घ ड़। ये तो क वर्ग हो गया। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग। ख को भी वर्ण बोला जाता है, ग को भी वर्ण बोला जाता है, घ को भी वर्ण बोला जाता है। स्वतंत्र रूप से ये वर्ण है, लेकिन इसके समूह को क्या कहेंगे, क वर्ग। अब चाहे ख हो चाहे ग हो, क वर्ग का ही बोला जाएगा। और ये क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा, क। दूसरा वर्ण कौन सा, ख। तीसरा वर्ण कौन सा, ग। चौथा है घ और पांचवा है ये पंचमाक्षर, हम इसको ड़ बोलते हैं अपनी भाषा में। उसी तरह च वर्ग, क्योंकि च से शुरू होता है, इनका सेनापति जो भी है वो च है। च वर्ग का पहला अक्षर च खुद है, पहला वर्ण मान लीजिए। दूसरा वर्ण कौन सा है, छ। तीसरा वर्ण है ज। चौथा वर्ण है झ और पांचवा वर्ण है ये पंचमाक्षर। यानी कि वर्ग तो होता है समूह, ग्रुप, और वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण कहते हैं अक्षर को। जो भी हम अक्षर पढ़ते हैं ना, क ख ग घ ड़ अ आ इ ई, ये सारे वर्ण में ही आते हैं। तो ये आपको ये समझाने के लिए कि क वर्ग क्या होता है, च वर्ग क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है। वर्ग और वर्ण में थोड़ा फर्क है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, व्यंजन संधि का पहला नियम आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले नियम के अंतर्गत ये है, अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इसमें कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखें। तो नियम ये कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है, ये प्लस है। इस प्लस के दोनों तरफ एक एक पद है, पद यानी कि शब्द मान लीजिए। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद कौन सा हुआ, प्लस के बाएं तरफ लेफ्ट साइड वाला, ये जो वाक लिखा हुआ है ना, ये प्रथम पद है। यहाँ पर कोई भी पद हो सकता है वैसे, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने वाक लिखा है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अब वाक का अंतिम वर्ण कौन सा है, ये क। वाक में क है। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ते थे स्वर संधि में समान प्लस अंतर, तो यहाँ पर प्रथम पद हुआ समान, बीच में आया प्लस, अंतिम पद हुआ अंतर, अंतिम या दूसरा पद जो भी कहो, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण समान में हुआ न। यहाँ पर प्रथम पद है वाक, तो वाक का अंतिम वर्ण हुआ क। यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण
या तो क होगा या च होगा या ट होगा या त होगा या प होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस के जो लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है उसका लास्ट वर्ड अक्षर। चलिए, प्रथम पद का अंतिम अक्षर या वर्ण क च ट त या प हो, जैसे कि यहाँ पर वाक में क लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया प्लस के इस तरफ, प्लस के पहले वाले पद की बात हो गई। अब आगे देखिए, और उसके साथ अंतिम पद का प्रथम वर्ण। अब देखिए, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण था यहाँ पर, उसके साथ संधि किसकी होगी कि प्लस के बाद वाले जो भी शब्द है उसके पहले अक्षर की, यानी कि प्लस के बाद वाले पद के प्रथम वर्ण की। वर्ण को अक्षर बोलते हैं। तो प्लस के इस तरफ तो क च ट त प हो, हलंत के साथ आधा ही होता है। अगर व्यंजन होगा तो हलंत के साथ आएगा, अगर हलंत नहीं है तो वो स्वर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मात्रा लगी हुई होती है उसमें। हाँ, तो अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? किसी भी वर्ग का तीसरा। जैसे अभी हमने ये देखिए पढ़ा था, तीसरा, यहाँ पर ये ग तीसरा है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए ये च वर्ग में ये ज तीसरा है। तो उसी तरह वर्ग बहुत सारे होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि जो भी है, इनमें से किसी का भी एक तो तीसरा हो सकता है। तीसरा अक्षर यानी कि क का ग हो गया, प्लस के बाद ग हो सकता है, ज हो सकता है, द हो सकता है आदि। आगे हम आराम से पढ़ लेंगे इसको उदाहरण देके, लेकिन एक बार ध्यान रखिए। तो किसी भी वर्ग का तीसरा हो, जैसे कि ये ग, ज, ड, द और ब हो, या चौथा वर्ण हो। तीसरे के बाद चौथा भी हो सकता है, यानी प्लस के बाद तीसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है। घ, झ, ये क्या है, ढ, ध और भ। या फिर अंतहस्त हो। अंतहस्त किसको कहा जाता है? य, र, ल, व, इनको अंतहस्त या अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो प्लस के बाद या तो तीसरा होगा या चौथा होगा या अंतहस्त होगा। इसके अलावा कोई भी स्वर हो। स्वर क्या होता है? अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्लस के बाद स्वर भी हो सकता है, या फिर ह हो, ह से हल। ये वर्ण आए तो क, च, ट, त, प, यानी कि जो प्लस के लेफ्ट साइड में इस तरफ ये जो क, च, ट, प थे, उसके स्थान पर परिवर्तन होकर उसी वर्ग का तीसरा बन जाएगा। यानी प्लस के पहले जो है, अगर क है तो क का ग बनेगा। बाद में ग हो या ज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में तो तीसरा या चौथा या अंतहस्त या स्वर ऐसे होने चाहिए। लेकिन जो प्लस के पहले वाला था, जैसे अगर क है तो क का ग बनेगा, अगर च है तो च का ज बनेगा, अगर ट है तो इसका ड बनेगा, त है तो द बनेगा, प है तो ब बनेगा। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हैं। यदि क, च, ट, त, प हो, उनके साथ तीसरा हो या चौथा हो या स्वर हो या ह हो या अंतहस्त यानी कि य, र, ल, व हो, तो क का ग बनेगा, च का ज बनेगा, ट का ड बनेगा, त का द और प का ब बनेगा। इनका कुछ नहीं बनेगा। किसका बनेगा? क, च, ट, त, प, इन्हीं का परिवर्तन होगा। प्लस के बाद वाले का परिवर्तन इस नियम में तो नहीं होगा। जो प्लस के पहले वो चेंज होगा। इस सारणी के द्वारा, इस मॉडल के द्वारा आराम से आप समझ लीजिए। अब उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर दिक् प्लस अंश है। हमने पढ़ा था कि प्लस के पहले क, च, ट, त, प हो। यहाँ पर क्या है? क के नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत यानी क आधा है, यानी कि ये व्यंजन है। अगर इसमें हलंत नहीं होता, मान लें एक बार के लिए ये दिक् प्लस अंश, तो क में अ की मात्रा मानी जाएगी। हमने स्वर संधि में वर्णों को अलग अलग करके पढ़ा था, वर्ण विच्छेदन के द्वारा। क प्लस अ माना जाएगा, क्योंकि ये क पूरा है। तो फिर अ प्लस अ हो जाएगा संधि में, वो हो जाएगी स्वर संधि। तो ध्यान रखें कि जब भी व्यंजन संधि हो और प्लस के इस तरफ कोई व्यंजन आए तो वो आधा ही माना जाएगा, इस तरफ आधा नहीं माना जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं, आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, लेकिन प्लस से पहले हमेशा आधा माना जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, नियम देखते हैं वापस एक बार। क का क्या बनेगा? क का बनेगा ये ग। चलिए,
तो यहाँ पर क के बाद स्वर है, नियम में भी यही था, तीसरा चौथा स्वर ह या अंतहस्त। तो क का ग बनाना है सिर्फ, दी, ये क का हमने ग बना दिया। अब ग के आगे क्या था, अ की मात्रा है, देखिए प्लस के बाद है, तो अ की मात्रा ग में लग जाएगी, ऊपर बिंदी ऐसी की ऐसी और आगे श, तो हो गया दिगंश। अब ये कोई मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ प्लस के पहले वाले को परिवर्तित करके प्लस उसी के वर्ग का तीसरा बनाना है, यानी पहले का तीसरा बनाना है। बाकी प्लस के बाद में जो भी है उसको वहीं के वहीं रखना है। ये अगला उदाहरण देखिए, दिक प्लस अंत, तो क्या हुआ, क का ग करना है बस, ये हो गया दिगंत, सिंपल है। अब आगे बढ़िए, दिक प्लस अधिप, कुछ नहीं, क का ग करना है, दिग धिप। ग पूरा क्यों आया, क्योंकि आगे अ की मात्रा है। आगे हम देखेंगे जब अ की जगह कोई व्यंजन होगा ना, जैसे तीसरा या चौथा या ह या यर लव में से कोई होगा, तो ये क की जगह ग भी आधा ही आएगा। आगे उदाहरण में आप समझ लेना। दिक प्लस अंबर, क का ग करना है, दिगंबर, ग पूरा हो गया क्योंकि आगे अ की मात्रा है। दिक प्लस अंतर, तो ये हो गया दिगंतर, क का ग हो गया, ग के आगे अ होने की वजह से ग पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दिक प्लस गयंद, क का ग हो जाएगा, ये रहा ग। अब ग आधा होगा कि पूरा, आधा ही होगा क्योंकि आगे कोई स्वर तो है नहीं, मात्रा तो है नहीं, तो दिग, आगे जो लिखा है उसको भी ऐसे कैसे, गयंद। अब देखिए ये जो क है, ये ग क्यों बना, क्योंकि नियम के अनुसार क का ग ही बनेगा, तो इस ग से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भले ही ग की जगह वो क्या बोलते हैं, च का तीसरा होता, च छ ज होता, चाहे त थ द होता, फिर भी क का तो ग ही बनता। उसी तरह यहाँ देखिए, दिक प्लस दर्शन, क का ग करना है, दिग, आगे द है तो ग आधा ही रहेगा, आगे स्वर होता तो ग में उसकी मात्रा लग जाती, पूरा हो जाता। जैसे हमने पहले के उदाहरणों में पढ़ा, ये यहाँ पर ये ग पूरा, ये ग पूरा, ये ग पूरा, क्योंकि आगे स्वर है। अब देखिए, दिक प्लस विजय, तो क्या हुआ, दिग्विजय, ग आधा है क्योंकि ग के आगे कोई भी स्वर नहीं है, व्यंजन है, अंतहस्त भी व्यंजन ही होता है। अब देखिए, दिक प्लस बल, दिक बल का क की जगह ग करके हो जाएगा दिग्बल। दिक प्लस भ्रमित, क का ग करते हैं, दिग भ्रमित, ठीक है। अब देखिए, वाक प्लस ईश्वर, क का ग करना है, ये हमने ग लिखा, ग पूरा होगा आधा, ग के आगे स्वर है तो ग पूरा हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी, वागीश्वर, जो भी आगे स्वर हो उसकी मात्रा आप ग में या कोई भी व्यंजन हो तो उसमें लगा दें। वाक प्लस दंड, यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है, द एक व्यंजन है तो ग आधा, वाग दंड। वाक दत्त यानी कि वागदत्त, क का ग हो जाएगा बस, और कोई परिवर्तन नहीं। वाक वैभव का वाग वैभव हो जाएगा, वाग वैभव। दृक अंचल का हो जाएगा दृगंचल, आगे अ की मात्रा है तो वो ग में लग जाएगी। दृक गति का हो जाएगा दृगति, क्योंकि आगे व्यंजन है इसलिए ग वापस आधा हो जाएगा। अब क है इसलिए ग हो रहा है, ये ध्यान रखें, च होता तो ज हो जाता, इस क की जगह च होता तो आगे तीसरा ज हो जाता, क है इसलिए ग बन रहा है। दृक दोष का हो जाएगा दृग दोष, और दृक वृत्त का हो जाएगा दृग वृत्त, ठीक है। दृक इच्छा का हो जाएगा दृग इच्छा, ग में ई की मात्रा लग जाएगी क्योंकि ग के बाद में ई है सीधा। षट प्लस अंगी, अब ये देखिए, ट का क्या बनेगा, ड बनेगा, आगे स्वर है, नियम में भी यही था, तीसरा चौथा स्वर ह या फिर अंतहस्त यरलव, तो षट का बन जाएगा षड, ड में अ की मात्रा लग जाएगी और ऊपर बिंदी अ वाली बिंदी ड पे लग जाएगी, षडंगी। षट भाव, इसका क्या होगा, षड भाव, ट का ड हो जाएगा, षड भाव, क्योंकि ये भ भी चौथा है, नियम में था तीसरा या चौथा स्वर अंतहस्त, तो ट का ड हो गया षडभाव। ड आधा क्योंकि आगे स्वर नहीं, भ है, व्यंजन है। षट गुण का हो जाएगा षडगुण,
यानी कि 6 गुण। इसके बाद षट ज का क्या हो जाएगा, षड्ज, ट का ड, षट आत्मा, तो ट का ड, ड के बाद में आ होने की वजह से आ की मात्रा ड में लग जाएगी और षडात्मा। षट ऋतु, री भी क्या बोलते हैं इसको, एक व्यंजन नहीं स्वर है, तो ड में री की मात्रा लग जाएगी। ये आप इसको मात्रा माने, री कोई व्यंजन नहीं होता, ये ड आधा नहीं है, ये लिखने की सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको ड को नीचे हलंत लगा के लिखा है, ठीक है। बाकी री खुद एक मात्रा होती है जो ड में लगी हुई है, यहाँ पर ड आधा नहीं माना जाएगा, ड पूरा है, री एक स्वर है इसलिए। अब देखिए तत् प्लस भव, तो त का क्या बनेगा, द, तद्भव। तत्गुण, इसका हो जाएगा तद प्लस गुण, तद्गुण। और तत् प्लस उपरांत का क्या बनेगा, त का द बन गया, आगे उ है तो ये उ की मात्रा यहाँ परांत, तदुपरांत, ठीक है। अब देखिए सत प्लस इच्छा, इसका हो जाएगा सदिच्छा। सत प्लस आत्मा तो सदात्मा। सत प्लस विवेक, इसका क्या हो जाएगा, त का द हो जाएगा और आगे छोटी ई की मात्रा होने के कारण, व पर छोटी ई की मात्रा होने के कारण ये जो द है वो मात्रा के अंतर ऐसे आएगा, सद विवेक। ये नियम है, ऐसे ही होता है। जो भी छोटी ई के पहले आधा अक्षर होता है, मतलब वर्ण पर, व्यंजन पर मात्रा लगी हो, उससे पहले कोई आधा अक्षर होता है, तो वो मात्रा के अंदर ऐसे लिखा जाता है, सद्विवेक। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, सद्विवेक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सद्विवेक, लेकिन पूरा कौन सा अक्षर है, जो नीचे है, यानी कि यहाँ पर व पूरा है, द आधा है, ये ध्यान रखें। जो ऊपर होता है वो आधा होता है, भले वो र हो, भले वो कोई भी हो। अब देखिए सत प्लस उपयोग, इसका हो जाएगा सदुपयोग, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ त का द लिखना है, ये ग आप पूरा माने, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे लिखने के लिए। ठीक है। सत्भाव, तो सत्भाव का हो जाएगा आपके त का द हो जाएगा सद्भाव, क्योंकि द है जो त का तीसरा है। सत आचार का हो जाएगा त का द और आगे आ, तो सदाचार। इसके बाद चित्त प्लस आत्मा, तो त का वापस द होके चिदात्मा हो जाएगा। चित्त विलास तो चिद विलास, ऐसे, ये भी सही है। और जो दूसरा तरीका था, व में ई की मात्रा लगा के द को उसके अंदर रखना, ये भी सही है। चित्रूप का हो जाएगा चिद्रूप। ये अब यहाँ पर र नीचे है, द ऊपर है, तो र पूरा है, द आधा है। जगत अम्बा, यहाँ पर हो जाएगा जगदम्बा, त का द कर दिया हमने। जगत ईश, त का द होकर जगदीश बन जाएगा। और जगत गुरु, त का द होकर जगद गुरु, जगद, ऐसे द को हलंत करके गुरु, ऐसे लिख सकते हैं हम। आगे देखिए जगत प्लस विख्यात, तो जगत का द, आगे ऐसे वी की ई की मात्रा के अंदर इसको रख सकते हैं हम, विख्यात। यहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए, इसको एक बार आप, चलो उत्तर हो जाएगा जगत विख्यात। ये जग द्विख्यात, ये अगर किसी भी वर्ण पर ई की मात्रा हो तो उससे पहले वाला आधा अक्षर उस ई के अंदर रखा जाता है। ये देखिए जगत विख्यात लिखने का तरीका, ये ख्यात लिखा है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ख्यात में जगत प्लस आलोक, तो ज ग त का द, आगे आलोक, तो दालो क, जगद आलोक, ठीक है। इसको भी वापस लिख देते हैं, जगदालोक। अप प्लस
ज, प का करना है ब, तो अब्ज, ठीक है। अच प्लस आदि, च का ज, अ ज, आगे आ की मात्रा है तो आ, और ये दी। अच प्लस च का करना है हमें ज, और आगे लगाना है अ पर ये बिंदी और अंत, अजंत, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका संधि विच्छेद करना समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।